नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि मित्रों हम लोग जानते हैं, अभी तक हम लोगों ने यूपीएससी और यूपीपीसीएस के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए। मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व होने के बाद अगले एग्ज़ाम को और बढ़ जाना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा ध्येय है। तो इसी सीरीज़ में हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी द्वारा आयोजित वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने देखा था और आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग टॉपिक वाइज सेगमेंट भी शुरू करेंगे और मॉडल टेस्ट पेपर भी लगाएंगे। तो इन मॉडल टेस्ट पेपरों में जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है, हम लोग 20+ मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग अपना पहला मॉडल टेस्ट पेपर लाते हैं और इसके साथ ही यूपी स्पेशल क्लास भी थोड़ी देर में आपके हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो पहले हम लोग पेपर सॉल्व कर लेते हैं और इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे और कैसा पेपर का स्वरूप होता है। तो वीडियो री एग्ज़ाम के लिए पहला पेपर मॉडल टेस्ट हम देखते हैं। तो इसमें क्या है आपका, इसमें हिंदी लेखन है। तो ज़रा देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक निम्नलिखित गद्यांश के बारे में बताया गया है। तो इसे समझते हैं क्या कह रहा है ये। आज विश्व भर में बेकारी का विकराल रूप धारण कर लिया है। ठीक है, समस्या भारत को भी घुन की तरह खाए जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। इस समय का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। किस ज्ञान का? व्यवहारिक ज्ञान का। कौन सा ज्ञान देती है? पुस्तकीय ज्ञान। आज देश भर में 2 तरह की बेकारी है, एक है शिक्षितों की बेकारी और दूसरी है अशिक्षितों की बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में ही विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है। कौन सा वर्ग आता है? अशिक्षित वर्ग। और काम न कर मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या के हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग के लिए गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी का काम देखे। तो इस पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी पर एक कटाक्ष किया गया है और उसके बारे में बताया गया है कि कैसे एजुकेशन पॉलिसी हमारी बेकारी की समस्या की एक जड़ के तौर पे देखी गई है। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही? अशिक्षा, गरीबी, बेकारी या महंगाई? तो इसका आंसर क्या था? बेकारी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? नैतिक ज्ञान का, हिंदी ज्ञान का, अंग्रेजी ज्ञान का या व्यवहारिक ज्ञान का? तो किसका अभाव है? व्यवहारिक ज्ञान का। थर्ड नंबर, बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है? शिक्षा प्रणाली, धर्म प्रणाली, जीवन प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली? तो यहाँ पर मित्रों बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन हमेशा आंसर हमें पैराग्राफ के अनुसार देना है, अपना ज्ञान नहीं लगाना है। जो पैराग्राफ में दिया है उसी के अनुसार अपना ज्ञान सारा उसमें उड़ेलना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये बेकारी की जो समस्या है वो शिक्षा प्रणाली बेस्ड है। नेक्स्ट, कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है? तो वो कौन सा वर्ग है? आपका अशिक्षित वर्ग है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए हैं? पैराग्राफ के क्वेश्चंस हो गए हैं चौथे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है 5? संशोधन में उपसर्ग है। तो उपसर्ग होता क्या है? जो प्रारंभ में या आदि में जोड़ा जाता है, यानी प्रारंभ में जो शब्द जोड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो संशोधन में उपसर्ग क्या है? तो कौन सा है शब्द? संशोधन। तो संशोधन। ठीक है, तो आरंभ में सा और ना निकलता है। संशोधन। तो 2 चीजें हो सकती हैं कि संशोधन या फिर सा पर यहाँ हलंत हो सकता है या फिर माँ पर हलंत हो सकता है। क्योंकि सा पर हलंत नहीं है तो हमारा संशोधन क्या होगा? संशोधन, यानी बी आंसर हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हम लोगों को याद होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को, कारक के जो चिन्ह थे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से के लिए, अधिकरण में पर। तो यहाँ पर क्या है? तोता डाली पर। तो कौन सा होगा? अधिकरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। देखते हैं क्या कह रहा है 7।
निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। किसे चुनना है? स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, संध्या, भत्ता और धावा। तो क्या नाम लड़की का होता है इनमें से? संध्या होता है। एक तरह से आप ऐसे भी चुन सकते हैं। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों, चिड़िए। तो ये होता है चिड़िया। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अनंत, अगर हम इसमें अनंत में देखें तो अनंत में कौन सी संधि होगी मित्रों? अनंत में व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन। और जो अगर बनेगा तो आ धन न प्लस अंत, अन धन ना प्लस अंत, यानी अनंत हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दुष्प्रकृति, अगर यहाँ पर हम देखें दुष्प्रकृति जो होगा वो कौन सी संधि होगी? वो मित्रों होगी विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। तो इसमें क्या होगा? दूधन प्रकृति। क्या होगा? दूधन प्रकृति। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा मित्रों? बी इज द राइट आंसर। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय की अगर हम बात करें तो ऐसी गाय जिसका रंग कैसा हो? नीला हो। यानी नीला एक प्रकार का आपका विशेष है, यानी विशेषण है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये गाय की विशेषता बता रहा है। यानी गाय हमारी क्या है? विशेष है। यानी जिस समास में विशेष और विशेषण दोनों हो तो ऐसा समास होता है कर्मधारय समास। यानी क्या आंसर होगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है हमारा, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज में अगर हम बात करें तीन भुजाएं, क्या हैं? तीन भुजाओं वाला। तो संख्यावाचक समास होता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिसमें संख्या का बोध होता है, वो हमारा द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो उपसर्ग मैंने क्या बताया? जो आदि में लगी। तो जय, लालिमा, इसमें माँ लास्ट में लगा है। दशक में शक बाद में लगा है। ठीक है। कारीगर में कारीगर बाद में लगा है। यानी पराजय में जय के आगे पराजय लिया है। यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा? उपसर्ग पराजय में है। निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से क्या है? शुद्ध है। अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा आरसीवाद। आरसीवाद क्या पढ़ा जाएगा? ध्यान रहना चाहिए जो ये रा होता है वो जिस शब्द पे लगा होता है उससे पहले उच्चारित होता है। बात समझ में आई? जैसे अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा आर सी वाद। तो जबकि हम पढ़ते हैं क्या? आशीर्वाद। यानी रा के वाद होता है। यानी रा कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। सॉरी, यहाँ नहीं होना चाहिए, आपका वा के बाद होना चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ है तो सा से पहले आएगा। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? आशीर्वाद। ये सही होगा वर्तनी की दृष्टि से। लिखने की दृष्टि से ये सही है। यहाँ ध्यान रखना, लिखने की दृष्टि से हमारा ये सही है, लेकिन बोलने की दृष्टि से ये वाला सही होगा। तो विशेषकर ध्यान देना मित्रों, लिखावट की दृष्टि कौन सा है और बिना लिखने की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन से हैं? प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई, तो मेरे प्राण निकल गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो अगर हम बात करें हवा का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है, तो अनिल हवा का पर्यायवाची है, पवन हवा का पर्यायवाची, मारुत है, अनिल है, कौन सा नहीं है? अनल है। अनल जो है वो किसका पर्यायवाची है मित्रों? वो आग का पर्यायवाची है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद कमल का पर्यायवाची है, सरसिज कमल का पर्यायवाची है, शतदल कमल का पर्यायवाची है, अमीय जो होता है वो अमृत का पर्यायवाची है। किसका? अमृत का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ का अगर हम विलोम बताएं तो अनभिज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ। क्या होगा? अभिज्ञ। जरा देखते हैं अनभिज्ञ का विलोम के बारे में अगर हम बात करें तो मित्रों अनभिज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ। क्या होगा? अभिज्ञ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है 19? समष्टि का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? समष्टि का विलोमार्थी शब्द होगा विष्टि। क्या होगा? विष्टि। जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए। अपूर्व माने जो पूर्व में हुआ, कभी ना हुआ हो। ठीक है। अभूतपूर्व माने जो पहली बार हुआ हो, इससे
कभी हुआ ही नहीं, तो पहला जो पहले कभी नहीं हुआ है उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे अभूतपूर्व। नेक्स्ट है जिसमें जानने की इच्छा हो, यानी जो जानना चाहता है उसे जिज्ञासु बोलते हैं। यहाँ पे इन शब्दों के बारे में भी जान लीजिए। जिसने अपनी इंद्रियां जीत ली हो उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। जो हमेशा विजित रहता हो यानी पराजय का स्वाद न चखा उसे अजय बोलते हैं। जो जल में चल सकता हो उसे जलचर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जिज्ञासु। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या है। घड़ी में तोला यानी घड़ी में एकदम खुश हो जाना और घड़ी में एकदम नाराज हो जाना, बहुत नाजुक मिजाज। उसके समकक्ष तो लग रहा है लेकिन ये सटीक उसका अर्थ नहीं कहलाएगा। डंडी मारने में कुशल व्यापारी बिल्कुल नहीं होगा, कोई संबंध नहीं है। ऐसा व्यापार जिसमें नहीं, ये भी नहीं है। जरा सी बात पर खुश और नाराज हो जाना, यानी डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या है। चैन की बंसी बजाने का अर्थ होता है मौज करना, मौज काटना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में जानी जाती है। तो ब्रजभाषा गायन के रूप में जानी जाती है, काव्य के रूप में जानी जाती है। यानी आपकी ये भाषा कैसी है, काव्य भाषा है। देखिए आप सूरदास हों, कबीरदास हों, मीराबाई हों, ठीक है, आपके नरसिंह हों, सब ने किस भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। तो सबसे पहले आत्मकथा का श्रेय जाता है श्याम सुंदर दास ने। अगर इनकी किताब के बारे में बात करें, इनकी आत्मकथा के बारे में बात करें तो मेरी आत्मकथा, इसका नाम क्या है, मेरी आत्म कथा इस बुक का नाम है। नेक्स्ट चलते हैं, छ वर्ण किसके योग से बना है। तो छ वर्ण बना है का और सा के योग से। नेक्स्ट चलते हैं, चा और छा वर्ण का उच्चारण कहाँ से आता है। तो मित्रों चा आप देखते हैं तो जो चा है उसमें जीभ आपके ऊपर लगती है, यानी ऊपरी भाग में लगती है, यानी तालू पर लगती है। तो ये क्या है आपका, तालु से उच्चारण होने वाला है। जुगुप्सा का स्थायी भाव, अगर हम जुगुप्सा के स्थायी भाव की बात करें तो जुगुप्सा क्या होता है, इसका अर्थ होता है घृणा, यानी किसी को देखकर घृणा आना। ये क्या होगा आपका, जुगुप्सा होगा। तो यहाँ पर यदि हम इसका रस के बारे में बात करें तो ये है आपका विभत्स रस। कौन सा है मित्रों, विभत्स रस। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग नैनी, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पे भगवान राम सीता जी के गुम हो जाने पर या रावण के चुराए जाने पर पेड़ पौधों जीव जंतुओं से पूछते हैं। तो यानी ये एक प्रकार का वियोग है, यानी वियोग श्रृंगार रस होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। पथभ्रष्ट में समास कौन सा है। अगर हम यहाँ पे पथभ्रष्ट में बात करें तो पथ से भ्रष्ट होना क्या हो गया, पथ से भ्रष्ट। अगर इसका हम समास विग्रह कर दें तो पथ से भ्रष्ट हो जाना, यानी पथ से भटक जाना क्या कहलाएगा, पथ भ्रष्ट कहलाएगा। तो ऐसा समास होता है जिसमें कारक चिन्ह भी प्रयुक्त हो जाएं तो वो होता है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। ठीक है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। अगर हम कामायनी महाकाव्य की बात करें तो उसके रचयिता कौन है, आपके जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है मित्रों, जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें जयशंकर प्रसाद की अन्य कविताओं के बारे में या अन्य किताबों के बारे में तो आपकी हो जाएगी चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और प्रेम पथिक। क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे और बात कर लें तो चित्रधार, चित्राधर, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, चित्राधार, ठीक है, कानन कुसुम, कानन कुसुम हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें झरना, आंसू, क्या, झरना, आंसू, लहर, ये क्या हैं, ये आपके जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं। नेक्स्ट है हमारा दिव्य श्वासान का समय, मेघ में आसमान से उतरती रही वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे। दिव्य सावसान यानी जब आपका यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जब दिवस
उबने वाला होता है, डूबने वाला होता है, वो समय क्या होगा? मेघ में आसमान से यानी बादल में आसमान से संध्या ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कोई परी धीरे धीरे उतर रही हो, यानी एक प्रकार के मानवीय कल्पना की बात की गई है। तो ये कैसा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ले चला साथ में तुझको कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ पर शब्द ज्यों जैसे आ जाएं तो वहाँ पर होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ज्यों जानो मनो मानो ऐसे शब्द आ जाएं तो वो अलंकार कैसा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करिए। वह पंडित है किंतु हठी है, पंडित है वह हठी है, नहीं है संयुक्त वाक्य, क्योंकि ये यहाँ के बाद दूसरा वाक्य आ गया। पंडित होने के कारण वह हठी है, पंडित होने के कारण ये भी नहीं है, पंडित होते हुए भी वह हठी है, ये भी नहीं है, यानी वह पंडित है किंतु हठी है। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्न शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय के पर सही विकल्प चुनिए। तो प्रत्यय है होता क्या है? जो अंत में लगता है। प्रत्यय होता क्या है? जो शब्द के अंत में लगता है। तो इसमें अंत में क्या लगा है? दानी लगा हुआ है। तो यहीं से पता कर लो कौन सा होगा? मच्छर दानी, यानी डी ऑप्शन। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद सत्य धन आग्रह। क्या होगा? सत्या का सत्य धन आग्रह। क्या है? सत्य धन आग्रह, यानी ऑप्शन आपका डी सही होगा, सत्य धन आग्रह। नेक्स्ट है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक की अगर हम बात करें तो तिलक एक प्रकार का तत्सम शब्द है। वो शब्द तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से एज इट हिंदी में ले लिए गए हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें तत्सम शब्द मित्रों बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फूल का तत्सम है, तो अगर हम फूल का तत्सम बात किया जाए तो फूल का तत्सम मित्रों है पुष्प। क्या है? पुष्प होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39, उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का प्रायोजन नहीं, आरक्षण नहीं, आयोजन हाँ, आयोजन स्वयं में बड़ा काम है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई निश्चित नहीं है, कैसा है? अनिश्चित है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन शब्द का विशेषण किस प्रकार आता है? कोई चीज़ नई है, पुरानी है, इसकी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी गुण बता रहा है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। इस प्रकार के वाक्यों में पहले और अंतिम भाग में क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है और यार अलावा दिए गए हैं, वह चारों उचित क्रम में नहीं हैं। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। कुल मिलाकर आत्मरक्षा की रपट पुलिस और अधिकारियों की बातों से सही निष्कर्ष सामने आता है। छात्राओं को आत्मरक्षा की सुरक्षा के तरीकों के मामले में महिला आयोग। तो अगर हम यहाँ बात करें कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रिपोर्ट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि छात्राओं को, यानी आपका हो जाएगा पहले के बाद वाह के बाद या के बाद रा के बाद ला, वाह या रा ला। क्या? वाह या रा ला, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर बनेगा। सामाजिक जीवन में उपाय ही ना कर सके। तो सामाजिक जीवन में यदि क्रोध ना हो तो सामाजिक जीवन में क्रोध पर की जरूरत पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों से चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो सबसे पहले आएगा ला। सामाजिक जीवन में यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों से चिर निवृत्त का, क्रोध नहीं, ये भी नहीं,
सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यानी पहला शब्द या होगा। ठीक है, यदि क्रोध ना हो तो दूसरा शब्द ला होगा, या और ला। तीसरा शब्द रा होगा, पांचवा शब्द वाह होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। भावयुक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। आई वॉज ओवरजॉयड, तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, दिल बाग बाग हो गया, सी ऑप्शन होगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये हमारी इच्छा है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, तो बर वारूं उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। उपरोक्त दो में कौन सा अलंकार है? तो उर्वशी माने होता है, उर माने हृदय, बसी माने बसना, एक माने हृदय हो गया। एक उर्वशी समान, एक उर्वशी इंद्र की क्या होती है? इंद्र की अप्सरा होती है। ठीक है, तो पर वारूं उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो पर मैं उर्वशी वार देती हूँ, क्या? क्योंकि तू मोहन के उर्वशी है वे उर्वशी के समान। ठीक, तो यहाँ पे एक इंद्र की उर्वशी है, अप्सरा है, और दूसरी हृदय में बसना है। यानी यहाँ पे अगर हम अलंकार बताएं तो एक ही शब्द बार बार हो रहा है, दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। ऐसा अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार होता है। कैसा अलंकार होता है? यमक अलंकार होगा। ऑप्शन में देखते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। जिहें सुमरत सुधि होई, गण नायक कविवर करिवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिहि सुमरत सुधि होई, गगन नायक करिवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहाँ पे मित्रों अगर हम बात करें तो इनकी मात्राएं जरा गिन लें। एक 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 एक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, नहीं एक और होगी, कहीं मैं भूल रहा हूँ, 11 होनी चाहिए। जिहें सुमिरत सु होई हो ई होई सुमिरत ई उ ई। एक दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे मित्रों 11 होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा? 11 होगा। यानी पहले और तीसरे में 11 हों, पहले और तीसरे में 11 हों, ठीक है, और दूसरे और चौथे में हों, तो ये कहलाता है आपका सौरठा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है मित्रों, क्या होगा? सौरठा होगा। सौरठा की एक पहचान मैं बता दूं आप लोगों को, पहले और तीसरे पद पर कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं होंगी। दूसरे और चौथे पद पर कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी। इसमें 11 और इसमें 13। तो यहाँ पर 11 मात्राएं हैं पहले और तीसरे में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा? सौरठा हो जाएगा। निम्न में कौन मात्रिक छंद है? तो यदि हम मात्रिक छंद की बात करें तो यहाँ पे ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? मात्रिक छंद ही होंगे। चाहे दोहा हो, चाहे चौपाई हो, चाहे रोला हो, चाहे सौरठा हो, सभी क्या हैं? मात्रिक छंद हैं। नीचे भाषा की विशेषताएं दी गई, इनमें से एक भाषा की विशेषता गलत है तो बताना है। तो भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये विशेषता क्या है? गलत है, यानी पैतृक संपत्ति नहीं होती है भाषा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी, कबीरदास, तुलसीदास या सूरदास? तो यहाँ पे जो भक्तिकालीन कवि नहीं है वो हैं आपके बिहारी जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर भाग 2 51 पर। क्या बताया गया है? कुछ आपको ये चिन्ह दिए गए हैं और इसके बारे में बताया गया है, तो जरा देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 16 के बाद 26 आ रहा है। क्या आ रहा है? 16। 4 का वर्ग क्या हो गया? 16 हो गया। 5 का वर्ग
प्लस 1 हो गया, 26 हो गया, 6 का वर्ग 36 हो गया, 7 का वर्ग 49 प्लस 1 यानी 50 होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? 50 हो जाएगा। जिस प्रकार 8 128 से संबंधित उसी तरह 6 किससे संबंधित होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं 8 के बारे में, तो 8 जो यहाँ पर है, 8 और 128 में अगर हम संबंध निकालें तो 8 8 64, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका 64 और 64 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 6 2 जा 12 यानी 128। तो ऐसी प्रकार 36 यानी 6 का वर्ग 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 72 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में संख्या श्रृंखला को कौन सी श्रृंखला गलत है? जरा इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है? 4 का वर्ग, इसमें है 2 का वर्ग, ठीक है, इसमें यहाँ पे 3 का वर्ग, यहाँ पे 2 का वर्ग और यहाँ पे आएगा 7 का वर्ग आ रहा है। किसका वर्ग आ रहा है? 7 का। तो अब यहाँ पे एक बात आप समझ रहे हो, क्या है? उसमें एक अलग संबंध निकल रहा है। अगर हम यहाँ पे संबंधों की बात करेंगे मित्रों, तो यहाँ पे आपका जो संबंध बन रहा है उसे बड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो 4 के बाद कितना आ रहा है? 3। 4 के बाद कितना आ रहा है? 3। तो ये जो 2 का वर्ग है, ठीक है, वो क्या आ गया? 4 आ गया। तो 4 के बाद 9 आना है, तो जो 9 आया है वो आपका 4 में 2 का गुणा किया और प्लस 1 कर दिया, तब क्या आ गया? 9 आ गया। अब ऐसे ही 9 के बाद कितना आएगा? 9 के बाद 21 आएगा। तो 9 के बाद 21 की बात अगर हम करें तो 9 के बाद 21, 9 में मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 कितना हो गया? 18 प्लस 3 21। ऐसे ही इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 21 दूनी 42 और प्लस 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, ठीक है। 4 और 4 27, जबकि आ क्या रहा है? 49। अगर इसमें भी आपको डाउट हो तो 47 मल्टीप्लाइड बाई 2, 47 मल्टीप्लाइड बाई किया 2, तो 4 और 4 9। अब ऐड होना चाहिए, यहाँ पे कितना ऐड हो गया? 5। अब ऐड होना चाहिए कितना? 7। तो कितना बन जाएगा 7 के बाद? 101। तो अलग कौन सा है आपका? 7 है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। डॉली की ऊंचाई चंद्रा की ऊंचाई और फरा की ऊंचाई से ज़्यादा है, ठीक, कम है। चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, डॉली की ऊंचाई भरत से कम है। यदि चंद्रा की ऊंचाई फराज की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक हो तो तीसरा बताइए। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो चंद्रा को सबसे पहले बनाएंगे। किसको बनाएंगे? चंद्रा को, क्योंकि चंद्रा का सबसे संबंध, चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। तो यहाँ पे फिर हम बना देंगे आनंद। क्या बना दिया? आनंद। अब क्या किया? यदि चंद्रा डॉली की ऊंचाई भरत से कम हो, डॉली की ऊंचाई क्या हो? भरत से कम हो। इससे पहले भरत मिला, डॉली की ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज़्यादा है, तो डॉली हमने जरा ऊपर बना दी और चंद्रा के नीचे फराह बना दिया, ठीक। अब क्या कह रहा है? डॉली की ऊंचाई भरत से कम है, तो डॉली की ऊंचाई किससे कम है? भरत। भरत हमने सबसे ऊपर बैठा दिया, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे डॉली की ऊंचाई, तो यहाँ पर क्या है? चंद्रा से ऊपर कितना है? भरत है और डॉली है। फरहान और आनंद कौन से नंबर पे? नीचे हैं इससे, यानी एरो लगाएं तो ऐसा एरो आएगा। B इज ग्रेटर देन D, यानी भरत इज ग्रेटर देन डॉली, डॉली इज ग्रेटर देन चंद्रा, चंद्रा इज ग्रेटर देन फराह, फराह इज ग्रेटर देन आनंद। तो यहाँ पर पूछा गया है तीसरा सबसे ऊंचा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा सबसे ऊंचा क्या बनेगा? यहाँ पे तीसरा सबसे ऊंचा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा सबसे ऊंचा बनेगा चंद्रा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। ए जेड बी जेड। जब मित्रों ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे कैसे टैकल करना है? तो आपको ऑप्शन वाइज जो ऑप्शन दिया गया है उसको इन फिल इन द ब्लैंक्स में रखना है, और जो बार बार सीरीज रिपीट हो रही है उसी को आगे फॉलो करना है। तो यहां पर आप देखें ए जेड बी एक बना, जेड ए बी बी ए जेड। तो यहां पर जब हम देखेंगे तो बनेगा Z के बाद A, Z के बाद B, तो अब Z के बाद आना चाहिए क्या? B आना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा C ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में रखिए। तो सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा? तो EMP, ELO
और ई क्यू। तो सबसे पहला वर्ड आएगा 4, कौन सा आएगा? ई एलो, एलोकेशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं तो आप देखते हैं ई एम के बाद क्या है? बी। ई पी है यहाँ पर भी पी है और यहाँ पर क्यू ई है। तो इसके बाद आएगा आपका कौन सा? आपका आएगा ई एम पी, यानी तीसरा 4 3। नेक्स्ट आपका आता है ई एम पी, यानी पहला वर्ड। तो 4 3 1, 4 2 1, 4 5 2, 4 3 1, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोश में तीसरे स्थान पर, डिक्शनरी में थर्ड पोजीशन पर कौन सा आएगा? PAGE, PALL, PAIN और PAIR। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा? पहले ये देखिए, तो सबसे पहला वर्ड होगा आपका PAG। कौन सा होगा? PAG हमारा सबसे पहला वर्ड होगा। उसके बाद अगर हम बात करें PAIR और PAIN, दूसरा वर्ड होगा हमारा PAIN और तीसरा वर्ड होगा हमारा PAIR, यानी ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए, यानी ये आएगा तीसरे नंबर, पहले नंबर पर, ठीक है, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर। तो तीसरा ही पूछा है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में प्रश्नों की एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के पश्चात एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात ABCD और E दिया गया है। आपको श्रृंखला को उसी संख्या से प्रारंभ करते हुए पूर्ण करना है। आपके प्रश्न के उत्तर नीचे दिए गए हैं, जरा इसे देखते हैं ऐसा करके, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक संख्या श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के पश्चात एक संख्या दी गई है जिसके पश्चात A, B, C और D, E दिया गया है। आपको श्रृंखला को उसी संख्या से प्रारंभ करते हुए पूर्ण करना है जो उस श्रृंखला का अनुसरण करती हो जो कि ऊपर में दी गई है। अपने प्रश्न के उत्तर नीचे दिए गए श्रृंखला के अनुसार दें। तो आपको एक श्रृंखला यहाँ पे दिया गया है, जरा इसे देखिए, 3 और 16 75 364 और 1945। तो इसमें कौन सा क्रम बन रहा है और सी के स्थान पर कौन आना है? क्या है? सी के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो एक सीरीज है यहाँ पर, देखें जरा क्या सीरीज है। 3 के बाद क्या है? 4। तो यहाँ पर यदि हम देखें 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 की पावर 3, तो ये क्या हो गया? 4। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस 2 की पावर 3, मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 की पावर 3, ठीक है। जरा देखो, 4 2 ज़ा 8 और 2 3 टाइम्स यानी 8 16 हो गया, 48 और 3 टाइम्स आपका 80 27, क्या हो गया आपका? 75। सेम एज इट ये 4 प्लस 4 का 3 टाइम्स और ये यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 5 का 3 टाइम्स। ये यार क्या बात। तो यहाँ पर इसी प्रकार अगर हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बना था? ये मल्टीप्लाइड बाई 1 रेस टू द पावर और 2 प्लस 1 की पावर 3, तो आपका 4 आया। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 की पावर 3, मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 की पावर 3। ऐसे ही सीरीज बनाते हुए जाएंगे तो सी के स्थान पर जब हम देखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर एक के बाद क्या करेंगे? A1 में मल्टीप्लाइड 1 प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगा, तो 1 1 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3, तो क्या हो गया यहाँ पे? 2 की पावर 3, 8 और 2 10, क्या हो गया? 10। तो ऐसा ही जब इसमें सी करेंगे तो सी की जगह आएगा आपका 63 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलें, C81 और E64 49i। आपको बताना है 64 के बाद क्या आएगा, 49i के बाद क्या आएगा, लुप्त संख्या बतानी है। ठीक है, ठीक है। तो जरा इसे देखते हैं। तो C किस नंबर पर है? थर्ड पे। किस पर आता है? A B C, C का कौन सा प्लेस है? तीसरा प्लेस है। ठीक है, तो तीसरे का प्लेस का और C में इसके बाद E आया यानी +1 कर दिया, 2 और 2 के बाद प्लस क्या करेंगे?
प्लस फिर 2 करेंगे तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, g आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे नंबर सिस्टम देखें तो ये आपका आ गया 9 का स्क्वायर, ये आ गया 8 का स्क्वायर, ये आ गया 7 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर, यानी g और 36 कहाँ पे है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा AZCXFU श्रृंखला का अगला क्या जोड़ा जाए। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ए में +2 कर रहे हैं तो C आ रहा है और Z में -2 कर रहे हैं तो X आ रहा है। यही क्रम जब जाएगा तो F में +2 करेंगे तो क्या आएगा, F में +2 करने के बाद आपका आएगा J, ठीक है, F यानी नहीं सॉरी, A में +2 और फिर आ रहा F यानी +3 के बाद F और F में 2 + 3 + 4 करना है तो इसके बाद आएगा J, तो J के बाद यानी आपका JQ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 61, आपको बताना है इससे कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो जरा इसमें देखें कौन से शब्द बनाए जाते हैं। सबसे पहला है कॉन्टिनेंट, CONTINENT, इसमें देखिए NOTICE सारे वर्ड यूज किए हैं। सेंटर में CENTRE, एक ही और 2 ही, यहाँ पे कितनी है, एक ही, यानी ये वर्ड आपका नहीं बनाया जा सकता। क्या होगा सही, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कुछ शब्दों में कूट भाषा में लिखा है लेकिन इसके लिए कोई निश्चित कूट निर्दिष्ट नहीं है। आप अपने निर्णय क्षमता के अनुसार प्रयोग करते हुए संख्या में बताएं जो प्रश्न में दिए गए शब्द के अनुसार क्या हो, सही हो। तो आपका क्या है, रिकमेंडेड। तो अगर हम रिकमेंडेड में देखें तो इसका ऑप्शन कौन सा रिकमेंडेड में आएगा, तो रिकमेंडेड में आपका आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्र के अनुसार प्रश्न चिन्ह को चुनिए। तो आप जरा देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ग हैं, स्क्वायर हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 का स्क्वायर 9 आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 और 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही अंक बताइए। क्या है, सही अंक। तो यहाँ पर देखें 2 सीरीज बन रही हैं, 25 23, 23 21 से ये, और 27 30, 30 33 और 36। यहाँ देखिए कितना कम हो रहा है, -2 यानी यहाँ पे आना चाहिए 19 है कहीं, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रॉस का यानी मल्टीप्लाई की जगह आपका माइनस का जगह आपका डिवाइड, प्लस का अर्थ हो जाएगा क्रॉस यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड का अर्थ हो जाएगा प्लस। जरा चेंज करिए, मल्टीप्लाई का अर्थ -16 -8, माइनस का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ क्या हो रहा, प्लस। 8 + 4 × 3 यानी माइनस, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ गया 27 - 4 और 8 क्या हो जाएगा, 4 और 8 4, फिर 16 और -16 कर दो, ठीक है। क्या हुआ, अब क्या करना है, अब रुको, इसे दोबारा लिखो फिर उसमें सही आएगा। आपकी बनी इक्वेशन 16 - 8 + 4 - 3 और मल्टीप्लाइड बाई 9। तो सबसे पहले मल्टीप्लाइड किया तो ये आ गया आपका 27 के बाद माइनस, फिर आपका 4 और 16, ये आपने ऐड किया 4 और 16 आया 20, और 20 - 8 और 8 - 27 ये हुआ आपका -35, और -35 में 20 गया तो आया आपका -15। तो देखते हैं -15 ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। नीचे दिए गए में आप बताना है सभी मेज कुर्सियां हैं, सभी कुर्सियां पर्दे हैं। क्या है, सभी कुर्सियां पर्दे हैं, आपको इसके अनुसार बताना है। तो सभी मेज कुर्सियां हैं तो सबसे पहले एक वेन आरेख कुर्सी का बना लो, उसके अंदर मेज बना दिया। फिर सभी कुर्सियां पर्दे नहीं हैं, पर्दे का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी ये आपका चेयर का हो गया, ये आपका पर्दे का हो गया, और ये आपका मेज का हो गया, और पर्दे अलग हैं तो पर्दे का ये अलग हो गया। तो निष्कर्ष है मेज पर्दे नहीं हैं। तो मेज पर्दे क्या हैं, वास्तव में नहीं हैं। सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी कुर्सियां मेज हैं। तो पहला ही आपका कथन सही
लग रहा है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, केवल पहला ही स्टेटमेंट सही है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे चलते हैं। प्रारंभ में शिक्षा और शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है। किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत जीवन में शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वह अध्ययन, ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। किसी भी अन्य लक्ष्य की तुलना में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही वो तत्व है जिससे जीवन का आकार मिलता है। शिक्षा के बहुत फ़ायदे हैं। शिक्षा एक बहुत अच्छा साधन है जो सभी को उनके जीवन में लाभान्वित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाभों में से एक नहीं है? कौन सा विकल्प लाभों में से एक नहीं है, ये बताना है। तो जरा देखते हैं। शिक्षा व्यक्ति को, समाज को सशक्त बनाने में सक्षम है। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा का अधिकार है, यानी ऑप्शन बी नहीं दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 68। सभी गेंदें बल्ले हैं। सभी गेंद क्या हैं? गेंद और उसके बाद बल्ले, गेंद ऊपर, सभी गेंदें बल्ले हैं। सभी गेंद क्या हो गई आपकी? बल्ले। सबसे पहले आपका बल्ला बना, ठीक है। बल्ले के अंदर गेंद बना दो। सभी गेंदें क्या हो गई? बल्ले हो गई। सभी विकेट क्या हो गए? बल्ले हो गए। फिर विकेट का बना दो। अब यहाँ निष्कर्ष क्या निकाला? कुछ गेंदें विकेट हैं, कुछ गेंदें विकेट हैं, ऐसा तो बोला नहीं गया है। कुछ बल्ले गेंदें हैं, ठीक है। कुछ बल्ले क्या हो गई? गेंदें हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, केवल निष्कर्ष जो दो है, कुछ बल्ले गेंदें हैं, कुछ बल्ले क्या हैं? गेंदें हैं, यही निष्कर्ष निकल रहा है, यानी निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िए। ठीक, तो जरा इसे देखते हैं। कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। किसी विशेष क्षेत्र के निवासियों ने आम विरोध करते हुए कहा कि उस क्षेत्र में दंगों पर प्रस्तुत रिपोर्ट को पूर्वाग्रहों के आधार पर मनगढ़ंत रूप से प्रस्तुत किया गया है और आयोग ने पूर्ण घटना का विवरण नहीं दिया। अब आपको यहाँ से निष्कर्ष निकालना है। उचित जांच के लिए कोई दूसरा जांच आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। आयोग के सदस्यों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगले स्थापित आयोग में केवल उस क्षेत्र के निवासियों को शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, इस पे ज़रा ध्यान देना कि पहले कथन है और निष्कर्ष को ध्यान में पढ़ें और निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन को तार्किक करता है। तो ये स्टेटमेंट था और ये आपके पास निष्कर्ष हैं। तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से सही होगा, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो ये बातें की गई हैं कि दूसरा जांच आयोग बनाया जाए, ये कथन में कहीं बात नहीं की गई है। आयोग के सदस्यों की कड़ी से कड़ी सजा का भी इसमें कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अगले स्थापित आयोग से केवल उस क्षेत्र के निवासियों को शामिल किया जाना चाहिए, ये भी किसी प्रकार की इस कथन में बात नहीं की गई है। केवल दंगे की रिपोर्ट के बारे में पूर्वाग्रह की बात की गई थी, यानी कोई भी निष्कर्ष इस कथन के अनुसार हमारा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला निष्कर्ष और दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। दूसरा और तीसरा सभी अनुसरण करते हैं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी हमारा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निर्देश चिन्ह के बाईं ओर दिए गए पहले दो चित्रों में से विशेष संबंध है, सही संबंध चिन्ह के दाईं ओर प्रदर्शित करें। दूसरे चित्र युग्म को भी में भी कायम है, इसमें चित्र गायब है, इसमें कौन से चित्र युग्म को सही बैठता है। तो जरा देखिए, ये रहा चित्र और इसके अगर ऑप्शन पे जाएं तो ये है आपकी उत्तर आकृतियां। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा चिन्ह सही है। तो यहाँ पर यदि आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या कह रहा है 71? पी क्यू भाई बहन, आर बेटा, वी टी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पी क्यू का भाई हो, आर बेटा हो, वी टी की बहन हो, क्यू की पुत्री हो, यदि आर एस का पति हो, तो निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य होगा? तो वी एस की पोती है।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चित्र में महिला की ओर इशारा करके संतोष कहता है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी। चित्र में दिख रही महिला से संतोष का क्या संबंध है? तो चित्र में दिख रही महिला संतोष की बहन है, यानी संतोष क्या है? भाई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या कह रहा है 73? बी ए का पुत्र है, सी का विवाह डी से हुआ, ई से हुआ था, ई बी का भाई है, तो डी और ए के बीच क्या संबंध है? तो डी और ए के बीच क्या संबंध है? डी ए है आपका, यानी बहू होगी। नेक्स्ट चलते हैं 74। यहाँ दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रस्तुत धारणाओं में कौन कथन निहित है। देखते हैं जरा कौन सा कथन निहित है। सामायिक विषय करंट अफेयर की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार का नोट्स बनाने चाहिए। समाचार पत्रों में बिना सामायिक विषय करंट अफेयर की तैयारी कुशलता से नहीं की जा सकती। रोजाना करंट अफेयर के नोट्स बनाने की अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, तो जो धारणाएं हैं उसके अनुसार यदि बात की जाए तो सिर्फ दूसरी धारणा हमारी सही होगी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नीचे दिए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कथन में निष्कर्ष तार्किक रूप से मेल खाता है या नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से? राष्ट्रीय कौशल विकास समिति ने अपने प्रशिक्षकों के बीच आकलन का आयोजन किया और प्रदर्शन को अनिवार्य स्तर पर नीचे पाया। समिति के मानकों संशोधन के लिए शीघ्र सुधारक आत्मक निर्णय पाठ्यक्रम आयोजन करना चाहिए। समिति को खराब प्रदर्शन करने वालों को हटा देना चाहिए। इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो यहाँ पर केवल एक निष्कर्ष हमारा सही है। यदि प्रतिबिंब में 9:20 हो रहा हो तो उस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? तो यदि प्रतिबिंब में 9:20 हो रहा है तो वास्तविक स्थिति 12 - 9:20। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारा हो जाएगा 2:40, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। एक पिता अपने पुत्र के 30 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो पिता की वर्तमान आयु x मान लिया, ठीक है। प्रश्नानुसार पिता की बच्चे की क्या हो गई? x हो गई। पिता की 3x हो गया, ठीक है। 5 वर्ष के प्रश्नानुसार 3x + 5 = कितना है? x + 30 + 5। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका x = आएगा 10। तो x आपका 10 है तो पिता कितना हो जाएगा? पिता आपका हो जाएगा 40 वर्ष, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। संतोष अपनी पत्नी पूजा से 5 वर्ष बड़ा है। उस समय पूजा की आयु उसकी पुत्री संगीता से 3 गुनी है। संगीता की आयु इस समय 10 वर्ष है। तब संगीता का जन्म हुआ था, तो उस समय संतोष की आयु क्या थी? तो अगर हम पूजा की उम्र मान लें x, किसकी? पूजा की उम्र क्या मानी हमने? x। तो संतोष की उम्र हो जाएगी, संतोष की क्या हो जाएगी? x + 5 हो गई। कितनी हो गई? x + 5। संगीता की अगर हम यहाँ पे बात करें तो संगीता की हो गई x/3। तो प्रश्नानुसार x/3 = 10। तो x = कितना हो गया? 30 वर्ष। कितना हो गया? 30 वर्ष। तो संतोष की उम्र कितनी है वर्तमान में? संतोष की 35 वर्ष और संगीता के जन्म के समय इनकी रही होगी 25 वर्ष, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। पासे में 2 स्थितियां दी गई हैं और आपको बताना है कि तल 2 में होगा, तो जब तल 2 नीचे होगा तो कौन सी शीर्ष पर होगा? तो यहाँ पे जरा देखिए, 6 इधर हैं, 3 इधर हैं, यानी इधर आपका इस साइड क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। और 6, 3, 4 ये इसके अनुसार हैं। तो है क्या क्या नहीं है? 1, 2 और 5 नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए 6, 2 और 3 है क्या क्या नहीं है? 4 नहीं है, 1 नहीं है और 5 नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? 4, 1 और 5। तो यदि हम 2 के बात करें तो 2 के सामने न 3 होगा, न 6 होगा, और क्या कह रहे? और ना यहाँ भी 6 और 3 नहीं होगा, यानी 2 के सामने आपका क्या हो सकता है? कि तो 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 2 के सामने यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या गायब है? 4 है।
तो क्या होगा, 2 के सम्मुख 4 होगा, बी ऑप्शन। क्या है, एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं और आपको बताना है ICAW अमुखों में दिए गए नाम ये हैं। तो एक ही पासे में 3 स्थितियां, 6 स्थानों के नाम, 6 अमुख दिए गए हैं, ये नाम ICA हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मित्रों होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। ICA के ठीक विपरीत उल्टे मुख में कौन सा नाम होगा, तो ICA के ठीक उल्टे मुख पर ICFAI होगा। नेक्स्ट कि यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने के 27वें दिन क्या होगा, किसी महीने का 10वां यानी 10 तारीख को क्या है आपका शनिवार, तो अगला शनिवार 17 को, फिर अगला शनिवार 24 को, फिर अगला शनिवार 31 को होना चाहिए। जबकि ये तारीख क्या पूछ रहे हैं, 27 पूछ रहे हैं, यानी 24 को शनिवार, 25 को संडे, ठीक है, 26 को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 27 तारीख की बात करें मित्रों, तो 27 तारीख को क्या होगा, 27 तारीख को आपका मंगलवार होगा, क्या होगा, मंगलवार होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या कह रहा है 82, जरा इसे देखते हैं। 82 से 84 तक के समीकरण को दिया गया है, तो 2 गुणे 3 49, 3 गुणे 4 96, 9 गुणे 7 क्या होगा, तो 9 गुणे 7 होगा मित्रों 8149, यानी ऑप्शन बी हमारा, ठीक है। 4 + -3 25, 5 + -2 29, तो 6 + 4 - 4 क्या होगा, ये होगा आपका 52। नेक्स्ट चलते हैं 133 70 426 20, तो 565 क्या होगा, तो 565 होगा आपका 160, यानी ऑप्शन बी। दिए गए त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो यहाँ पे जब त्रिभुज गिनेंगे तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या आएगी मित्रों कितनी, 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12, ठीक है, यानी कितना हो गया 15। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86, 16वें के पीछे, ठीक है। तो पंक्ति में प्रियंका के स्थान आगे से 16वां है, पीछे से 5वां, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो 16 + 5 कितना हो गया 21, और माइनस, यदि यहीं पर हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारे कितने माइनस करने हैं, यानी प्रियंका 2 बार जोड़ी है 20 हो जाएंगे, तो कितने लोग हैं 20 हैं, ऑप्शन डी। नरेश सुरेश से बड़ा है, नमित नरेश से बड़ी है, नीतू नमिता से बड़ी है, मनोज सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पे यदि हम सबसे छोटे की बात करेंगे तो सबसे छोटा आपका सुरेश होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो 6 * 3 * 4 * 45, तो यहाँ पर जो आपका सही बैठेगा वो ऑप्शन डी बैठेगा। 10वीं की कक्षा में डिवीज़न ए 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 64 है, डिवीज़न बी 40 छात्रों के अंकों का औसत 60 है, और डिवीज़न सी 60 छात्रों के अंकों का औसत 58 है। 10वीं कक्षा के दोनों डिवीज़न के छात्रों के अंकों का औसत बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ए के छात्रों की संख्या का औसत 64 × 60 = 38, कितना हो गया 40 ए के, ठीक है। बी के 40 छात्रों में 40 × 60 यानी 24, सी के में 60 × 58 यानी 3480, ठीक है। तो आपको बताना है तीनों छात्रों के बारे में, तो तीनों का योग करके क्या कर देना है 160 से भाग दे देना है, यानी आपका 9720, और ये भाग दिया तो 60.75, यानी 60.75, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90, निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है। एड़ी कंधा, यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये क्रम होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अनुराग एक स्थान ए से सीधा बी तक 12 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ा, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जाएगा आपका किस स्थान पर, तो ये जाएगा आपका ऑप्शन ए 10 किलोमीटर। नेक्स्ट, 2 अंकों की संख्या का गुणनफल 27 है, तो यहाँ पर ये आएगा 39। नेक्स्ट,
93 एक स्थान पर कुछ लड़कियां भैंसे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये ऑप्शन में आपका आएगा 7 लड़कियां और 8 भैंसे। नेक्स्ट 94 में देखते हैं, दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए। तो पढ़ने के बाद इसका तार्किक उत्तर देना है। कीटनाशक और कृमिनाशक अवशेषों खतरनाक बाजार में बिकने वाले फलों और सब्जियों से मिलता है। जैसे असंतोष माहौल बनता है, रासायनिक कीटनाशकों कीट भक्षियों से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा आपका कौन सा, तो यहां पे आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित अनुक्रम में कितनी बार 2 रिपीट हुआ है। तो 2 हम आगे 2 हमारा है 60 सी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 96, नीचे दिए गई आकृति में त्रिभुज शिक्षितों को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? शिक्षितों को दर्शाता है। क्या? वर्ग नौकरी शुदाओं को दर्शाता है, वृत्त युवाओं को दर्शाता है। आकृति के विभिन्न भागों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या का संकेत देती हैं। तो आप जरा देखिए, वर्ग किसको दर्शा रहा है? वर्ग मित्रों दर्शा रहा है नौकरीशुदा। किसको? नौकरीशुदा। आपका वृत्त युवा, ठीक है, और त्रिभुज शिक्षित। अब जरा क्वेश्चन समझिए क्या है। कितने नौकरीशुदा युवा शिक्षित नहीं हैं? कितने नौकरीशुदा? तो नौकरीशुदा क्या था हमारा? नौकरीशुदा हमारा वर्ग था। तो वर्ग में कितने लोग हैं? 11, ठीक है, जो नौकरीशुदा हैं केवल, ठीक है। 5 जो शिक्षित भी हैं और क्या हैं आपके, और नौकरीशुदा भी हैं और क्या हैं, और युवा भी हैं। कितने नौकरीशुदा युवा शिक्षित नहीं हैं? ओके, नौकरीशुदा युवा शिक्षित नहीं हैं। यानी ये अगर हम बात करें कितने नौकरीशुदा युवा शिक्षित नहीं हैं, तो आप देखेंगे तो इसके हिसाब से आपके 7 लोग ऐसे हैं जो नौकरीशुदा युवा शिक्षित नहीं होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, उस आरेख को पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। तो यहां पर देखें तो दूध, द्रव, दूध और तेल। तो यदि हम बात करें द्रव, तो द्रव क्या है? द्रव में दूध भी आएगा और तेल भी आ जाएगा। तो द्रव में दूध भी आ जाएगा और तेल भी आ जाएगा, लेकिन तेल अगर द्रव होगा ये नहीं हो सकता, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 98 से 99। प्रश्न में कथन दिया गया है और तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। जरा देखते हैं कथन क्या है। क्या अच्छा व्यवहार दिखाने वाले अपराधी को जेल में कम सजा की जानी चाहिए? क्या अच्छा अपराध दिखाने वाले कैदी को कम सजा देनी चाहिए? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यदि केवल तर्क 1 मजबूत है, यदि ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 मजबूत हैं, यदि दोनों तर्क मजबूत हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं कथन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, हाँ, दूसरे को अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करेगा, ये तर्क 2 हमारा सही है। यानी जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा? वो हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या व्यवसाय पर उच्च कर की दर लगाई जानी चाहिए? नहीं, करों की उच्च दर निवेश को हतोत्साहित करती है, इससे नौकरियों और विकास कम होगा। हाँ, कुछ व्यवसायियों को कर बचाने के में चतुराई, लेखागण वगैरह मिलता है। तो यहाँ पर तर्क 1 मजबूत होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। एक शब्द केवल एक संख्या को समूह दर्शाया गया है, ठीक है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों को 2 वर्गों में दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए 2 मैट्रिक्स हैं। तो आपको बताना है मैट्रिक्स 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से दर्शाई गई है। तो आपको बताना है इनमें से पब्लिक के रूप में किसको पहचाना जाएगा। तो मित्रों, पब्लिक के रूप में यदि हम बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड सेगमेंट पर, जिसको कहा गया है एग्री
यानी आपका जनरल नॉलेज। देखते हैं मित्रों जनरल नॉलेज। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। तो एपीकल्चर हमारे मधुमक्खी पालन से संबंधित है, यानी शहद हो जाएगा। ठीक है, एपीकल्चर क्या हो गया, शहद हो जाएगा। पीसी कल्चर अगर हम बात करें तो मत्स्य पालन हो जाता है। ठीक है, बीटी कल्चर अंगूर होता है, सेरीकल्चर रेशम होता है और हॉर्टिकल्चर फूल होगा। ऋग्वेद संहिता में 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद संहिता में 9वां मंडल सोम और इस पेज पर नामांकित देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? नामांकित देवता, यानी कौन देवता? सोम देवता को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पुरुष और महिला की साक्षरता दर में किस राज्य में अधिकतम अंतर होगा? तो मित्रों वो राज्य है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 104। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो है आपका अशोक का भाब्रू का स्तंभ। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री स्थित है आर्कटिक उत्तराखंड, हिमालय या अंटार्कटिक? तो दक्षिणी गंगोत्री आपका स्थित है अंटार्कटिका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट। कौन सी है बी आर अम्बेडकर? इंडिपेंडेंट। तो बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट पत्रिका नहीं निकालते थे, इंडिपेंडेंट पत्रिका निकालते थे मोतीलाल नेहरू। कौन निकालता था? मोतीलाल नेहरू। ठीक है मित्रों, कौन निकालता था? मोतीलाल नेहरू। बाकी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और दादा भाई नेहरू जी सारे सही हैं, ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 क्रांति का नेता था? तो असम की 1857 की क्रांति के नेता की अगर हम बात करें तो वो थे हमारे दीवान मानीराम दत्त। कौन थे? दीवान मानीराम दत्त। ग्रेट बैरियर रीफ्स के समीप स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो यदि हम गांधी जी के आंदोलन के बारे में बात करें तो ये लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 1936 से 43 यानी 39 में कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो यदि हम यहाँ पे सौरमंडल के तौर पे देखें तो सौरमंडल का भाग निहार का नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एन.जी. रंगा ने। उनका कहना था कि गांधी जी को इन छोटे मोटे सत्याग्रहों से नहीं जुड़ना चाहिए, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस सत्याग्रह के बाद इन्हें महात्मा का टाइटल दिया था। किसका टाइटल? महात्मा का टाइटल। राम निम्नलिखित महानगरों में किसका लिंगानुपात अधिक है? तो इन महानगरों में आपका चेन्नई का लिंगानुपात अधिकतम है। अगर हम बात करें मुंबई में 8:3:2 है, कोलकाता में 9:08 है, ठीक है, चेन्नई में 9:89 है और दिल्ली में 8:68 है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? 989 चेन्नई में। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, 20 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नहीं, 275 18 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, 250 वो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान के बारे में यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है आपका सुरक्षा समिति का प्रधान। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान राष्ट्रपति होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, तीसरा भाग नागरिकता, चौथा ए मौलिक कर्तव्य, यही हमारा सही सुमेलित है। ठीक है, मौलिक अधिकार आपके तीसरे भाग में है, नागरिकता दूसरे भाग में है वैसे अगर सही देखा जाए, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके 5वें नहीं 4थे भाग में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता दृष्टि से सही क्रम बताना है। ठीक है, बताइए वरीयता दृष्टि से सही क्रम।
भारत के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे मित्रों आपका सही होगा राज्यों के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और चुनाव आयुक्त। संविधान मंत्रिमंडल में शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपात के दौरान। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक उन्हें कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9, देखते हैं क्या कह रहा है 1 to 9। योजना आयोग, योजना में कोर सेक्टर से तात्पर्य क्या है? योजना में कोर सेक्टर से तात्पर्य लौह एवं इस्पात उद्योग से है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न क्रिया में होता है। क्या होता है उसे समझिए। कार्बन डाइऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, तो यही होता है। नेक्स्ट 1 to 1, घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? ये बना होता है उस धातु का जिसका गलनांक कम हो या उच्च हो। उसका गलनांक कम होता है, उच्च होगा तो ज़्यादा आग लगने का खतरा होगा। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति चाहिए? वित्त बिल के लिए आपको स्वीकृति चाहिए किसकी? वो है आपका राष्ट्रपति। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है। स्टेनलेस स्टील के बारे में अगर हम बात करें तो ये मिश्र धातु होती है लोहे और क्रोमियम की। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण मोमबत्ती का जलना, दूध का दही जमना, पानी में चीनी का घुलना, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। तो यदि हम भौतिक परिवर्तन की बात करें तो अवस्था चेंज हो रही है पानी में चीनी का घुलने में, यानी चीनी ठोस से द्रव में घुल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, टेफ्लॉन एक बहुलक है, क्लोरीन, कार्बन, सोडियम, फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन का है। विकास का मुख्य कारक उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन, हासिल किए गए गुण और प्राकृतिक वर्ण, तो ये है आपका प्राकृतिक वर्ण का। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो ये होती है आपकी 8। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो भोजन में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होगी? तो ये होती है मित्रों आपकी फैट में यानी वसा में। नेक्स्ट है झूमिंग कृषि करते हैं खासी, भोटिया, संथाल या टोडा। तो झूमिंग कृषि मित्रों करते हैं आपके कौन? खासी करते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट में होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। क्या मदद करता है जरा इसे देखते हैं। ये है आपका जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने में। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन के बारे में बात करें तो ये पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम होती है? सब्जियों की खेती के लिए निर्मित में बलुई मिट्टी ज़्यादा उपयोगी है। निम्नलिखित सब्जियों में कौन सी एक प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत है? तो यहाँ पर प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत होगा क्या? तो ये आपका होगा मटर। कौन होगा? मटर, जिसमें अगर हम प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो 72.2%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बायोडीजल की फसल है? तो यहाँ पर कौन सा बायोडीजल की फसल है इसके बातें में जाएंगे तो ये आपकी होगी जैट्रोपा। कौन सी? जैट्रोपा। अनुवांशिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का अध्ययन जीनों का अनोन्य क्रिया, वंशागति और विविधता का अध्ययन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा वंशागति और विविधता का अध्ययन। मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं प्राकृतिक पिंड, विशुद्ध संश्लेषित पौधों के लिए वृद्धि के माध्यम से भूपर्पटी और चूरा की हुई सेल रहित। तो यहाँ पर होगा आपका कौन सा? ये होगा प्राकृतिक पिंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वो क्या करेगा? तो वो अंतरिक्ष में साथ उसी गति से गतिवान हो जाएगा, यानी आपका क्या होगा यहाँ पर? वो एक प्लेन सैटेलाइट बन जाएगा। जैव विविधता परिवर्तन होता है
कहाँ पर सबसे ज़्यादा? भूमध्य रेखा की तरफ घटती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी पर एक समान है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है, रेखा की तरफ बढ़ती है, तो ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेगी। नेक्स्ट, जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? तो जन कल्याण का संबंध मथुरा शहर से है। किससे है? मथुरा शहर से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्या कह रहा है 131? इसे समझते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में कौन है? मरुस्थल, पर्वत, महासागर या वन? तो इकोसिस्टम में सबसे स्थायी है, निम्न में से कौन है? तो वो है आपका महासागर। नेक्स्ट चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट है, लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? तो लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी भारत का राष्ट्रपति के सचिव नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या के बारे में बात करें तो कुल 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं? 6 कृषि विश्वविद्यालय। जैसे आपका CSA कानपुर में है, नरेंद्र देव फैजाबाद में है, अयोध्या में है, सेम हेस्टिंग्स आपका इलाहाबाद में है, वल्लभ भाई पटेल मेरठ में है, कांसीराम बांधा में है और रानी लक्ष्मीबाई झांसी में है। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु संख्या में? 9। केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय बनाया गया है मुख्यालय चित्रकूट में। ठीक है, रामभद्र शास्त्री द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पर रहती है? तो भोक्सा जनजाति मित्रों रहती है बिजनौर में। कहाँ पर रहती है? बिजनौर में। ठीक है, कहाँ रहती है मित्रों? बिजनौर में रहती है। नेक्स्ट है हमारा 147। 2022 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटीज़ इंडिया की रिपोर्ट पर भारत की आर्थिक विकास दर कितनी है? तो ये भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित की गई है 9.1। 148। निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? तो ये है आपका कौन सा? ये है आपका सूडान। ठीक है। नेक्स्ट है, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो ये स्कूल हैं आपके कक्षा 12 तक। नेक्स्ट और लास्ट है, चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह हमने अपना पहला टेस्ट पेपर सॉल्व किया। कौन सा? BDO री एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो मित्रों ये जो पेपर है इसका री एग्ज़ाम 26-27 जून में 2 डेटों में किया जा रहा है। तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको लगभग 20 से प्लस प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। इसके साथ ही जिस जिस पॉइंट पर आपको डाउट होगा तो वो सेशन भी हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको किया जाएगा। तो आपके कमेंट्स से हमें पता चला, हमें मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्लास लगाया जाए, तो शीघ्र ही आज से ही हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास को लेकर आए हैं मित्रों। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और उस पर अपने कमेंट्स करते रहिए, जिससे हमें क्या मांग है आप लोगों की उसको पूर्ति कर पाएँ। आप सच मानिए हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपकी सफलता ही हमारा ध्येय है। धन्यवाद। थैंक यू।